हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, आज जो मंत्रालय की जो सीरीज चल रही है, आज हम जो लेने वाले हैं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय दोस्तों आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें 3 प्रकार की सेनाएं रहती, ये सब हमको पता है, लेकिन इसके अलावा भी हम इनको विस्तृत से जानेंगे। और जहाँ से भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको दोस्तों हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर हम रक्षा मंत्रालय को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारा जो टॉपिक है वो लिख लेते, रक्षा मंत्रालय, जिसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक, उसको हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर दोस्तों देखें तो एक देश का दूसरे देश से तनाव, संघर्ष या युद्ध की स्थिति हो जाती है, या कभी कभी युद्ध हो ही जाता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में सभी देशों के अपने क्या रहते हैं, एक रक्षा मंत्रालय रहता है, उसके अंडर सेना आती है और क्या होता है कि वह युद्ध लड़ती है। ऐसा ही दोस्तों हमारे देश का भी क्या है कि एक रक्षा मंत्रालय होता है, उसमें कुछ विभाग है और मंत्रालय। उसका कार्य क्या है दोस्तों, उसके अंडर कुछ सेना आती है, और अगर हमारा किसी से युद्ध हो जाता है, ठीक है, हमारा अगर किसी से युद्ध हो जाता है तो फिर वह सेना क्या करती है, उनसे युद्ध करती है और हमको वहाँ से प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित रखती है, हमारे जो कि हमारी जनता को हानि ना हो और हमारे देश का कोई क्षतिपूर्ति ना हो। इसलिए दोस्तों सेनाएं होती है। ठीक, और वह किसके अंडर में आती है, तो रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है, और इसको हम आज क्लियर करने वाले। ठीक, अगर देखो दोस्तों अभी की बढ़ते रहे तो रक्षा मंत्रालय के जो हेड होते हैं उनको रक्षा मंत्री कहते हैं, जो कि मंत्री परिषद का एक व्यक्ति रहता है। ठीक, जो हेड रहता है उसको रक्षा मंत्री कहते हैं। और रक्षा मंत्री क्या है, वास्तविक जो रक्षा मंत्रालय का जो पावर रखता है वो कौन रखता है, तो रक्षा मंत्री रखता है। रक्षा मंत्रालय के अंडर ही दोस्तों अगर देखें तो एक विभाग आता है जिसका नाम है DRDO। आपने नाम सुना होगा, है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि डिफेंस इन रक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर एक विभाग है। इसमें करीब साइंटिस्ट और कुछ कर्मचारी, बहुत सारे कार्य करते, लगभग 30,000 साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट है दोस्तों 10 से 12,000, और कुछ कर्मचारी है, लगभग 30,000 लोगों की टीम है जो DRDO में काम करती है। DRDO का क्या काम रहता है दोस्तों, DRDO का ये काम रहता है कि जो सेना को क्या क्या संसाधन चाहिए और किस तरह से उनको हथियार बनाए जा सकते हैं, जो आज के समय में आधुनिक हथियार कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, ऐसी कोई तकनीकी मशीन दोस्तों, उनका ही क्या करते हैं, यहाँ पर वो रिसर्च करते हैं और उन चीज़ को डेवलप करते हैं। ठीक, तो अगर देखें दोस्तों, तीनों सेनाओं कुछ हथियार बनाए जाते हैं, DRDO से बनाए जाते हैं, और कुछ हथियार दोस्तों हम क्या है कि बाहर से भी खरीदते हैं, जो कि दोस्तों आपने देखा होगा अभी के समय की बात है कि USA से हमने क्या करा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि कुछ महीने पहले ही खरीदे, वही दोस्तों। अब देखेंगे कि हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर कौन कौन सी सेना आती है। ठीक दोस्तों, आपने सुना होगा, अगर देखें तो वायुसेना जो आपने सुनी होगी, जिसको बोला जाता है एयरफोर्स। ठीक, फिर उसके बाद में स्थल या थल सेना आपने सुनी होगी, जिसको बोला जाता है आर्मी। उसके बाद में आपने जल सेना सुनी होगी, जिसको बोला जाता है नेवी। ठीक दोस्तों, वायुसेना जो हवा के लिए होती है, हवा में फायर करने के लिए, हवा में युद्ध करने के लिए एयरफोर्स। थल सेना, स्थल सेना, जिसको आर्मी बोलते हैं, ठीक, वही है और उसके बाद में जल सेना, जिसको क्या बोलते हैं, नेवी बोलते हैं। ये दोनों 3 प्रकार की दोस्तों सेना है। ये किसके अंडर में आती है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों इतना आपको क्लियर हुआ। अब इसके आगे बढ़े तो ये तो बेसिकली सेना होती है दोस्तों। इनके अंदर भी क्या होता है, स्पेशल ट्रेनिंग होती है, और कुछ मतलब कि खास ट्रेनिंग होती है, कुछ स्पेशल थोड़ी कठिन, और फिर क्या होता है वहाँ से कि अलग उनकी टुकड़ी बनाई जाती है, जिसको हम कमांडो बोलते हैं। ये तो रहते ही है, लेकिन इसके अलावा भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उनमें वो पास हो जाते हैं, फिर कमांडो बन जाते हैं वो। और दोस्तों कमांडो को कुछ अलग कठिन टारगेट दिए जाते हैं दोस्तों। अगर देखें वायुसेना में जो कमांडो होते हैं उसको बोला जाता है गरुड़ कमांडो बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि गरुड़ कमांडो किस सेना में होते हैं, तो वायुसेना में होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ, गरुड़ कमांडो किस में होते हैं, तो वायुसेना में। अगर थल सेना जो आर्मी है हमारी दोस्तों, वहाँ पर जो होते हैं वहाँ होते हैं पैरा कमांडो। नाम सुना होगा आपने, पैरा कमांडो।
काफ़ी मतलब चर्चित रहते हैं ये, और काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी तेज तर्रार पैरा कमांडो को माना जाता है, ठीक, हमारे देश में। और जो कि अभी बालाकोट में जो कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी, पाकिस्तान के क्षेत्र में हम गए तो कुछ क्षेत्रों, कुछ वहाँ पर आतंकवादी थे, उनके ठिकानों पर हमने हमला किया था दोस्तों। वहाँ पर अगर देखें तो पैरा कमांडो ही गए थे, ठीक। उसके बाद में जल सेना की अगर बात करें दोस्तों तो इनमें होते हैं मार्कोस कमांडो। ये दोस्तों नाम है, ये जल में रहती है, जो कि जल सेना आपने सुनी होगा, नेवी जो कि दोस्तों दक्षिण में अगर देखें तो जो हिंद महासागर जो पनडुब्बी में रहते हैं, और जल के आसपास ही क्या है, इनकी सेना रहती है, जल सेना, ठीक दोस्तों। 3 प्रकार की सेना, वायु सेना में जो कमांडो रहते हैं उनको गरुड़ कमांडो बोला जाता है। थल सेना में जो रहते हैं उनको, जो आर्मी है हमारी, उसमें जो रहते हैं वो रहते हैं पैरा कमांडो। और जल सेना में जो रहते हैं नेवी, वहाँ पर रहते हैं मार्कोस कमांडो। अब दोस्तों यहाँ से कन्फ्यूजन फंस सकता है कि पैरा कमांडो किस सेना में रहते हैं, तो ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको पता रहना चाहिए, थल सेना आर्मी में, ठीक। अगर देखें तो मार्कोस जल सेना में रहते हैं, गरुड़ किस में रहते हैं, वायु सेना में। दोस्तों नाम से पकड़िए आप, गरुड़ यानी उड़ते हैं, जैसे कि आपने गरुड़ जो कि देखा होगा, तो दोस्तों वही गरुड़ उड़ते हैं, तो उसके हिसाब से इनका नाम रखा गया। अब दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, जो गृह मंत्रालय, जो कि पिछले वीडियो में हमने गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, वहाँ से दोस्तों BSF में जो कमांडो होते हैं उसमें भी स्पेशल एक ट्रेनिंग होती है, कमांडो की टीम अलग होती है, तो उसमें जो कमांडो होते हैं दोस्तों उसको बोला जाता है कोबरा कमांडो, ठीक। और जो NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसमें जो होते हैं उसमें बोला जाता है ब्लैक कमांडो, वो काले कपड़े में रहते हैं, काले कपड़े में, ठीक दोस्तों। जो भर्ती होती है आम से ही क्या होता है, फिर वो अपनी ट्रेनिंग करके कमांडो बन जाते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, ठीक दोस्तों। कमांडो क्या है कि वो मतलब उनका पोशाक अलग रहता है और उनकी ट्रेनिंग अलग रहती है, वो ढके हुए रहते हैं, सिर्फ उनके आंखें नज़र आती है। जो NSG में जो ब्लैक कमांडो, वो काले कपड़े में रहते हैं ऊपर से नीचे तक, तो इसलिए उनको ब्लैक कमांडो बोला गया। कमांडो काफ़ी चातुर रहते हैं, और क्या है कि जब खास ज़रूरत होती है हमारे देश को, तब दोस्तों ये अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक। यूँ दोस्तों आम जब ज़रूरत होती है, बेसिक ज़रूरत होती है तब नहीं जाते, जब खास ज़रूरत होती है तब ही इनको भेजा जाता है। जब मतलब छोटी स्थिति में नहीं भेजा जाता दोस्तों, जब बड़ी ज़रूरत होती है तब दोस्तों इनको भेजा जाता है, ठीक। तो दोस्तों ये वायु सेना है। अब दोस्तों इनके क्या है, 3 प्रकार की सेना है। अब इनमें कोई हेड होंगे, देखिए दोस्तों ये हेड है दोस्तों। अगर देखें तो एक हुआ आर्मी के, अगर एक हेड हुए यहाँ पर, आर्मी के हेड मान लो, फिर एयरफोर्स के हेड मान लो, और ये तीनों के हेड, क्योंकि दोस्तों तीनों सेना में हेड तो रहेंगे ना, जनरल। अगर एयरफोर्स में देखें तो मार्शल रहते हैं, इसमें अगर देखें जनरल, ऐसे 3 प्रकार के हेड रहते हैं दोस्तों, ठीक। जैसे अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर देखें तो DGP का पद, डायरेक्टर जनरल पुलिस का पद सबसे सर्वोच्च रहता है, जो हेड माना जाता है पुलिस में। तो ऐसे ही दोस्तों तीनों के ये पद है। अब ऊपर देखें तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएंगे उपराष्ट्रपति, ठीक, सॉरी दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं यहाँ पर, राष्ट्रपति। अब दोस्तों आप ये तीनों सेनाओं के हेड है, जो कि आर्मी के, नेवी के, और अगर देखें तो एयरफोर्स के, ठीक। अब दोस्तों क्या होता है कि 1999 तक ये स्थिति थी कि तीनों सेनाओं के हेड थे, और सेनाओं को क्या करते थे कि आदेश जो देते थे वो राष्ट्रपति देते थे। 1999 के बाद जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो एक कमी महसूस की गई कि तीनों सेनाओं का आपसी तालमेल में कुछ कमी नज़र आ रही है। किसको जाना चाहिए, किस सेना को पीछे बैकअप करना चाहिए, किस सेना को तैयार रहना चाहिए। इसके लिए दोस्तों तीनों सेनाओं में आपसी तालमेल बना रहे, और जो हमारे सेना के अध्यक्ष है, जो कि राष्ट्रपति माने जाते हैं, तो दोस्तों उनके बीच और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के बीच तालमेल को बनाए रखने के लिए एक नया पद बनाया गया। वो बनाया गया बीच में, मतलब इन तीनों से भी संपर्क रखें, इन तीनों से संपर्क रखें, और राष्ट्रपति से भी संपर्क रखें, क्योंकि राष्ट्रपति क्या करेंगे, सेना को आदेश देंगे। तो दोनों के बीच की कड़ी बनाई गई दोस्तों। अभी जो 2019 में पद बना है CDS का पद, ठीक, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनको कहा जाता है। और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बनाए गए दोस्तों, वो विपिन रावत जी को बनाए गए, ठीक। दोस्तों आर्मी में पहले वो जनरल के पद पर थे, लेकिन फिर रिटायर हुए तो क्या हुआ, उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका अलग कार्यालय बनाया गया दोस्तों। वो तीनों सेनाओं के जो हेड रहेंगे उनसे ऊपर रहते, और क्या है कि जो राष्ट्रपति से नीचे रहते हैं। उनका कार्य इतना होता है दोस्तों कि जब युद्ध की स्थिति है
तो युद्ध की क्या स्थिति है, मतलब किस सेना को अलर्ट रहना चाहिए, किस सेना को भेजना चाहिए, या किस सेना के विफल हो जाने पर कौन सी सेना को तुरंत रेडी रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों क्या है, तीनों सेनाओं के साथ वो समन्वय मतलब कि वार्तालाप करें तीनों से, और तालमेल बनाए कि हमको किन स्थिति में कैसा एक्शन लेना है। तीनों सेनाओं को दोस्तों यहाँ पर तालमेल बनाए रखने के लिए CDS की स्थापना की गई, और तीनों सेनाओं के साथ तालमेल बनाए और राष्ट्रपति से भी क्या है इसके बारे में चर्चा करें। तो दोनों के भी जो सेनाओं और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी के रूप में कौन कार्य करते हैं, तो CDS कार्य करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले CDS कौन है, तो विपिन रावत। ठीक दोस्तों, आपको इतना बेसिकली पता चल गया होगा। दोस्तों उसके बाद में अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि सेना किस तरह से कार्य करती है। सेना के अगर कार्य की अगर बात करें दोस्तों, ये आम स्थिति में जब नॉर्मल स्थिति रहती है तब दोस्तों बाउंड्री पर नहीं रहती है, बाउंड्री के पीछे रहती है। जैसे गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री का एक वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। होम मिनिस्ट्री का काम है दोस्तों हमारी चारों तरफ की सीमाओं को प्रोटेक्ट करना, उनको रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना। दोस्तों आपने देखा होगा पाकिस्तान तरफ अगर देखें पश्चिम में तो BSF रक्षा करती है, अगर पूर्व में अगर देखें तो नेपाल और भूटान का उस क्षेत्र में SSB रक्षा करती है। ठीक, और अगर देखें तो ITBP रक्षा करती है तिब्बत वाले क्षेत्र में। अगर बांग्लादेश और जो असम वाला क्षेत्र है वहाँ असम राइफल रहती है। दोस्तों भारत के चारों ओर क्या है, तो आप यहाँ पर मतलब डिफरेंस समझने का प्रयास करिए। जो गृह मंत्रालय के अंडर भी कुछ फोर्सेस आती है और रक्षा मंत्रालय के अंदर भी ये फोर्सेस आती है, लेकिन दोनों का काम क्या रहता है, यहाँ से आप डिफरेंस को समझिए। देखिए जब नॉर्मल कंडीशन होती है दोस्तों, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो हमारे देश को जो चारों ओर से जो प्रोटेक्ट करती है वो गृह मंत्रालय की फोर्स करती है। जैसे कि अगर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखें दोस्तों तो यहाँ BSF होती है। ठीक, अगर देखें तो नेपाल और भूटान वाला क्षेत्र यहाँ SSB होती है। ठीक, उसके बाद में अगर जो तिब्बत वाला क्षेत्र, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको थोड़ा तो भारत का, हमारे देश का मैप क्लियर होगा और आपको पता होगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो किस किस तरफ आता है। पश्चिम में अगर देखें तो इधर पाकिस्तान आता है, इधर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर तिब्बत आ जाएगा, इधर भूटान आ जाएगा और नेपाल आ जाएगा, और इधर देखें तो असम की तरफ म्यांमार आ जाएगा। दोस्तों आपको क्लियर होगा तो आपको दोस्तों समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो जो नॉर्मल कंडीशन है दोस्तों, इधर देखिए यहाँ पर पूर्व में तो असम राइफल रहती है AR। तो चारों तरफ अगर देखें दोस्तों, जहाँ जहाँ मतलब थल है, जल में तो नहीं दोस्तों, जो जमीन दिख रही है जो तो भूमि, वहाँ पर थल, जो थल है दोस्तों स्थल, वहाँ पर गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री की जो फोर्सेस रहती है वो रहती है नॉर्मल कंडीशन में। जब छोटी मोटी छूटफूट लड़ाई रहती है तो वो थोड़ी बहुत लड़ते रहते हैं, लेकिन जब बड़ी लड़ाई होना शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कि अब युद्ध होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय की जो फोर्सेस है दोस्तों वो पीछे आ जाती है और फिर कार्य शुरू होता है यहाँ से रक्षा मंत्रालय का, और रक्षा मंत्रालय जो भी एक्शन लेना पड़ता है फिर आर्मी आगे चली जाती है और ये जो गृह मंत्रालय की फोर्सेस है ये पीछे आ जाती है। ठीक, तो नॉर्मल कंडीशन में आर्मी पीछे रहती है, जब युद्ध होता है तो फिर ये पीछे चली जाती है और आर्मी आगे चली जाती है। ठीक, और जब ज़रूरत पड़ती है तो एयरफोर्स अपना कार्य शुरू कर देती है और नेवी अपना कार्य शुरू कर देती है ज़रूरत के हिसाब से। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो गृह मंत्रालय की फोर्सेस है और रक्षा मंत्रालय की फोर्सेस में आपको मतलब कि डिफरेंस समझ में आया होगा। नाम से पता चला ये रक्षा के लिए होती है, रक्षा की ज़रूरत होती है, युद्ध तब जाती है जब एक्शन लेती है, न्यू नॉर्मल कंडीशन में पीछे रहती है। नॉर्मल कंडीशन में जो होम मिनिस्ट्री की जो फोर्सेस है वही बाउंड्री पर रहती है, जैसे BSF हुआ, SSB, असम राइफल और ITBP। ठीक, उसके बाद में दोस्तों जो आर्मी है, आर्मी किस प्रकार से कार्य करती है आपने बहुत सारी मूवी में देखी होगा, उसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है दोस्तों। और जो अगर परफेक्ट आर्मी का कार्य आप देखना चाहें तो आपने मूवी देखी हुई होगी बॉर्डर मूवी। बॉर्डर में दोस्तों परफेक्ट तरीके से बताया गया है कि हमारी आर्मी किस तरह से कार्य करती है। वहाँ दोस्तों आपको दोनों सेना जो है अगर देखें तो आर्मी और वायुसेना का आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा रक्षा मंत्रालय से हुआ। अब इसके अंडर अगर देखें तो दोस्तों आर्मी अधिकतर क्या करती है कि हमारे दिखती है चारों तरफ और वही सबसे पहले एक्शन में जाती है। तो आर्मी की दोस्तों क्या हायरार्की होती है,
कौन सा पद किस तरह का होता है। जैसे दोस्तों पुलिस विभाग में तो हमको पता है कि एसपी होता है, एसएसपी होता है, फिर आईजी होता है, डीआईजी होता है और डीजीपी होता है, इस तरह से हायरार्की दोस्तों। तो अगर हम देखें तो आर्मी में भी किस तरह की हायरार्की रहती है, कौन सा पद कैसा रहता है, उनको कितनी पावर है, ठीक। तो दोस्तों आप हमको जानना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। इसको रब करने के बाद हम उनके पद को देखते हैं। अब हम देखेंगे जो आर्मी की जो बेसिक हायरार्की होती है किस तरह की होती है, कौन सा पद किसके ऊपर है और वो किस तरह से कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर अगर देखें तो एक सेना की टुकड़ी रहती है, ठीक। एक सेना की टुकड़ी रहती है, उस सेना की टुकड़ी का कोई ना कोई हेड तो रहता है ना। जैसे कि अगर एक पुलिस विभाग में थाने में जाएं तो एक उसका एसएचओ, एक टीआई रहता है जो थाना प्रभारी जिसको बोलते हैं हम। उस तरह से दोस्तों आर्मी में भी एक सेना की टुकड़ी रहती है, उस सेना का कोई हेड रहता है जिसको बोलते हैं दोस्तों कैप्टन, है ना। आपने सुना भी होगा कैप्टन। और इसका एक नीचे का जो रहता है, इसकी जगह मतलब ये अगर ऊपर पोस्ट पर चला जाएगा दोस्तों उसकी जगह फिर ये आ जाएगा, उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट कैप्टन, ठीक। लेफ्टिनेंट कैप्टन ये दोस्तों एक टुकड़ी में इस तरह का होता है। कुछ टुकड़ी रहती है, सेना होगी और उसका कोई एक हेड होगा जिसको हम कैप्टन बोलेंगे और उसका एक लेफ्टिनेंट कैप्टन होगा, ठीक। उसके ऊपर अगर चले दोस्तों तो होता है मेजर, ठीक। कौन होता है? मेजर होता है। मेजर के अंडर में कुछ कैप्टन आते हैं, ठीक, जिनको वो स्ट्रक्चर मतलब कि जिनको वो आदेश देते हैं। उसके बाद में मेजर के ऊपर अगर चले दोस्तों तो मेजर के बाद आते हैं कर्नल, ठीक। कर्नल आते दोस्तों, आपने सुना भी होगा बहुत सारी मूवी में कि जो व्यक्ति रहते हैं वो कर्नल उनको बोला जाता है, तो वो कर्नल यही पोस्ट है। कर्नल के अंडर ही दोस्तों मेजर आते हैं। और कर्नल का दोस्तों एक और होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक। लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल के ऊपर ही दोस्तों होते ब्रिगेडियर। जो आपने सुना होगा कुछ व्यक्ति जो फिल्मों में आपने सुना होगा कि ब्रिगेडियर होते हैं, वे ब्रिगेडियर ऊपर रहते हैं किसके? कर्नल के, ठीक। ब्रिगेडियर के ऊपर अगर चले दोस्तों तो ब्रिगेडियर के ऊपर आ जाएंगे जनरल, मेजर जनरल, ठीक है। मेजर जनरल कर लो इनको। मेजर जनरल के ऊपर दोस्तों जो आते हैं उनको बोला जाता है लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक। और इसके ऊपर जो आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के वो आते जनरल बोला जाता है उनको, वो चीफ रहते हैं, मतलब जो आर्मी चीफ है। ये दोस्तों आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट है, सबसे सर्वोच्च पोस्ट। इसके ऊपर दोस्तों हुआ करता था, अगर देखें तो मार्शल का हुआ करता था पद, जो अब उसको समाप्त कर दिया है। मार्शल जो पहले हमारे आर्मी के जो आज़ादी के बाद जो मार्शल थे उसके बाद में दोस्तों इस पद को समाप्त कर दिया। तो जो आर्मी चीफ होते हैं दोस्तों, जो बॉस होते हैं वो होते हैं, जिस तरह से अगर पुलिस में अगर देखें तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस का किसी राज्य में पुलिस विभाग में सबसे ऊपर का पोस्ट होता है, उसी तरह दोस्तों अगर देखें तो जनरल जो है वो चीफ रहते हैं आर्मी के, ठीक। उसके बाद में अगर देखें तो उनका एक लेफ्टिनेंट रहता है जो कमांड करता है, मतलब कि किसी भी अगर देखा जाए तो वो क्या करता है? आदेश देता है अपने नीचे के व्यक्तियों को। तो यही आदेश देता है कौन? लेफ्टिनेंट। जो भी एक्शन करने के लिए बोलता है तो वह लेफ्टिनेंट जनरल ही बोलता है, ठीक। उसके नीचे अगर दोस्तों अगर देखें तो मेजर जनरल आते हैं, मेजर जनरल के नीचे ब्रिगेडियर आते हैं, ब्रिगेडियर के नीचे कर्नल आते हैं और उसका लेफ्टिनेंट रहता है। और उसके नीचे अगर देखें तो मेजर आते हैं और फिर कैप्टन आते हैं और लेफ्टिनेंट कैप्टन, और उनकी एक टोली रहती है। तो दोस्तों यही बेसिक सी हायरार्की होती है हमारी आर्मी की। शुरुआत दोस्तों यहीं से होती है और फिर वो अपने मेहनत से, लगन से और जिस तरह से देश की सेवा करते जाते हैं दोस्तों, फिर क्या है वो ऊपर पहुंचते जाते हैं और अपनी लगन से देश की सेवा करते रहते हैं। दोस्तों यही है हमारी आर्मी की बेसिक सी हायरार्की, ठीक। दोस्तों अगर देखें एक टीम रहेगी, एक ग्रुप रहेगा, उसका कैप्टन रहेगा और लेफ्टिनेंट कैप्टन रहेगा। फिर कैप्टन के ऊपर मेजर रहता है, ठीक। मेजर के ऊपर कर्नल रहता है और कर्नल का एक असिस्टेंट रहता है जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर रहेगा, जिसको आपने फिल्मों में सुना भी होगा ब्रिगेडियर। और उसके बाद में मेजर जनरल रहेगा, मेजर जनरल के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल जो कमांड करता है, जो आदेश देता है। उसके बाद में जनरल रहेगा जो आर्मी चीफ रहता है। तो दोस्तों ये हमारी
सिंपल सी क्या थी, हायरार्की थी रक्षा मंत्रालय के मतलब कि जो अंडर में जो आर्मी आती है उसका। दोस्तों रक्षा मंत्रालय का आपने उम्मीद करता हूँ जो जानकारी दी ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बेसिक सी थी, वो आपने समझ ली होगी। इसके बाद में हम दूसरे जो विदेश मंत्रालय दोस्तों जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, अगले वीडियो में उनकी हम जानकारी लेंगे और विदेश मंत्रालय को काफ़ी अच्छे से समझेंगे और वहाँ से जो भी डाउट है दोस्तों आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा हमारा विदेश मंत्रालय से संबंधित।